जबलपुर गांव में एक रिवाज था। उस गांव में कोई भी ब्रश नहीं करता था, यानी कि कोई भी दांत साफ नहीं करता था। यदि कोई गलती से भी ब्रश कर ले तो उसे गांव का सरपंच हरीश चंद्र 500 रुपए का जुर्माना भरने को कहता था। एक दिन हरीश चंद्र गांव वालों को इकट्ठा करके, आजकल हमारे गांव वाले रिवाज को निभा नहीं रहे हैं, उल्टा सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों दांत नहीं साफ करना चाहिए। ये प्रकृति का नियम है जिसे हम पालन कर रहे हैं। आप ही बताइए, इंसानों के अलावा और कोई जीव क्या ब्रश करता है? क्या शेर बाघ अपने दांत मांजते हैं? बताइए। इसलिए हमारे गांव वालों को भी दांत नहीं मांजना चाहिए। इतना ही नहीं, अब से हमें नहाना भी नहीं चाहिए। जब बारिश हो तभी उस पानी से नहाना चाहिए। ये मेरा नियम नहीं, भगवान का बनाया हुआ नियम है। सब गांव वाले मान गए। शुभम कुमार अपनी पत्नी के साथ नया नया जबलपुर आया था। शुभम कुमार किराने की दुकान पर जाकर, भैया एक टूथपेस्ट देना। गांव में नया नया आए हो क्या भाई? यहाँ कोई टूथपेस्ट और टूथब्रश नहीं मांगता है। क्या? यहाँ मरे हुए चूहे की महक क्यों आ रही है भाई? ये कहीं और से नहीं, मेरे मुंह से आ रही है। प्रकृति का नियम है। मेरे गांव में कोई दांत नहीं मांजता, सबके मुंह में ऐसी ही खुशबू आती है। अब से आप भी दांत नहीं मांज सकते। शुभम कुमार दंग रह गया। शुभम कुमार वहां से दौड़ते हुए भागा और अपनी पत्नी से घर जाके बोला, अरे भगवान, मेरा ट्रांसफर यहाँ नहीं होना चाहिए था। अरे इस गांव के लोगों के मुंह से ऐसी बदबू आती है कि तुम बेहोश हो जाओ। अब से किसी से भी बात करना तो एकदम दूर खड़े होके बात करना, नहीं तो वहीं खड़े खड़े मर जाओगी। सही कह रहे हैं जी, अभी मैं पड़ोसन से बात कर रही थी तो इतनी बदबू आ रही थी, इतनी बदबू आ रही थी कि मैं सहन नहीं कर पाई और मैंने उल्टी कर दी। तभी उनका बच्चा बोला, डैडी डैडी, स्कूल में मास्टर जी ने कहा है किसी को दांत नहीं साफ करना है, हमें ब्रश भी नहीं करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हम यहाँ पे किसी से भी बात करते हैं तो उसके मुंह से बदबू आती है। किसी तरीके से इन पूरे गांव वालों को दांत मजवाना होगा, इन्हें ब्रश करवाना होगा, नहीं तो हम इस गांव में नहीं रह पाएंगे। कोई रास्ता ढूंढता हूँ। कुछ दिनों बाद शुभम कुमार टूथपेस्ट के मॉडल में जीप चलाता हुआ गांव में आया। उस जीप के पीछे बहुत सारे टूथपेस्ट भरे हुए थे। शुभम कुमार माइक से जोर जोर से ऐलान करता हुआ, मेरे प्यारे जबलपुर के गांव वालों, क्या आप जानते हैं कि आपके दांत ना मांजने से आपके सेहत पर कितना बुरा असर होता है? ऊपर से दूसरे गांव के लोग अपने गांव में आना भी बंद कर दिए हैं। आपके रिश्तेदार ने भी आपको दूर रखा है। इसीलिए मैं आप सबको एक ऑफर दे रहा हूँ। हर दांत मांजने वाले को मैं 1000 इनाम दूंगा। आइए, इस मौके का लाभ उठाइए। सबने ऐलान तो सुना पर कोई जीप के पास नहीं आया। शुभम कुमार ने शाम तक प्रतीक्षा किया पर फिर भी उसके पास कोई नहीं आया। फिर वो उस टूथपेस्ट जीप को लेकर अपने घर चला गया। पत्नी नेहा से कहा, कोई लाभ नहीं है भाग्यवान, ये गांव वाले नहीं बदलने वाले, किसी ने भी टूथपेस्ट नहीं लिया। मैं 1000 रुपए का इनाम तक रखा था। तभी एक व्यक्ति आया, क्या मैंने इससे दांत मांजा तो क्या तुम सचमुच में 1000 रुपए दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं पैसे कहकर तो पैसे दे रहा हूँ और टूथपेस्ट भी ले लो, पर ये बात तुम किसी से कहना नहीं तो लोग कहेंगे कि पैसे की लालच में आके मैंने परंपरा की मिट्टी पलेत कर दिया। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इस तरह सारे गांव वाले एक के बाद एक दूसरे के पीछे छुप छुप कर आए और टूथपेस्ट और पैसा लेकर चले गए। इस तरह जीप में रखे सारे टूथपेस्ट खत्म हो गए। शुभम और नेहा बहुत खुश हो गए। गांव वाले भी छुप छुप कर दांत मांजने लगे। इस तरह उन्हें दांत मांजने की आदत हो गई। कुछ दिन बाद हरीश चंद सबको बुलाया। हमारे गाँव को क्या हो गया है? आजकल किसी के मुंह से बदबू नहीं आ रही है, लगता है सभी दांत मांजने लग गए हैं और नहा भी रहे हैं। अगर तुम लोग साफ सुथरे रहोगे तो हमारी परंपरा का क्या होगा? बस सरपंच जी, बस बंद करिए ये बकवास। आप गांव वालों से क्यों छुपा रहे हैं कि आपने भी चुपचाप आके मेरे घर पे टूथपेस्ट लिया है और पैसे लिए हैं, और आपके घर में भी सब लोग दांत मांजते हैं और आप गांव वालों को बेवकूफ बना के उपदेश दे रहे हैं। हरीश चंद मुंह बंद करके वहां से भाग गया। तब से पूरा गांव शुभम कुमार के जीप से ही टूथपेस्ट लेता है और इस तरह शुभम कुमार को काफी लाभ हुआ।
पालमपुर के एक गांव में कर्मा नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके बेटे का नाम धर्मा था। दोनों उसके खेत में हल चलाकर बहुत मेहनत से जुताई करते थे। एक बार उनके घर में दीवार पे लगा हुआ जमींदार का फोटो दिखाकर धर्मा, पिताजी ये दादाजी भीमचंद है ना? सब कहते हैं कि उनके पास तो हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, फिर वो पूरी जायदाद कहाँ गई पिताजी? बेटा उनका दिल बहुत बड़ा है, सारी संपत्ति उन्होंने गरीबों में बांट दी, इसलिए आज हमारे पास एक छोटी सी जमीन बची है। वे हमेशा दूसरों की मदद किया करते थे। उसी गांव में गब्बर नाम का एक गुंडा रहता था। उसके आदमी पूरे गांव वालों से हफ्ता वसूली किया करते थे। एक बार वो अपने आदमियों के साथ कर्मा के खेत में आ गया और कर्मा से, ए बुड्ढे, लगता है अच्छी फसल पैदा होगी फिर इस बार, जल्दी फसल बेच के 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। अरे गब्बर जी, फसल बेचकर हर बार तो तुमको पैसा देता हूँ ना, अब इस बार 10,000 क्यों बढ़ा रहे हो? कहाँ से दूंगा? तभी धर्मा बोलता है, आप लोग 2 नंबर का धंधा करते हैं। जो लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं उनसे जाके मांगिए ना पैसे। हम लोग खून पसीने की मेहनत से कमाते हैं, हम लोग कहाँ से देंगे एक्स्ट्रा पैसा? क्यों बे, कुछ ज्यादा ही जबान चल रही है क्या तेरी? किससे पैसा वसूल करना है किससे नहीं, ये तू बताएगा मेरे को? और ये कहकर एक थप्पड़ मार दिया और धर्मा से, अरे बड़ाऊ, समझा लो अपने बेटे को, गब्बर से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, पैसों का इंतजाम करो, चलो चलो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। तब धर्मा एकदम दुखी और हताश हो चुका था। बेटा, वो जो भी पैसा मांगते हैं उन्हें फसल बेचने के बाद देना होगा। अगर गब्बर को पैसे नहीं दिए तो वो हम लोग की जान का दुश्मन बन सकता है। एक रात की बात है, एक ट्रैक्टर अपने आप बिना किसी के चलाए हुए खेत में चला आ रहा था और वो खुद ही कर्मा और धर्मा के खेत की जुताई करने लग गया। अगले दिन बाप बेटे दोनों आकर उस खेत को देखकर हैरान हो गए थे। अरे ये क्या, हमारे खेत की तो किसी ने जुताई कर दी है, ये ट्रैक्टर इधर कैसे आया? धर्मा भी ट्रैक्टर के आसपास देखने लगा जाके, तो उसको एक पगड़ी और एक छड़ी दिखाई देती है जिस पर कर्मा, अरे ये तो तुम्हारे दादा भीमा जी की है, लगता है उनकी ही आत्मा इस ट्रैक्टर में आ गई है हम गरीबों को बचाने के लिए। अरे आप भी पिताजी, ये भूत आत्मा आजकल कौन विश्वास करता है? मुझे तो लगता है इस ट्रैक्टर का मालिक आएगा तब पता चलेगा कि खेत की जुताई किसने की है और ये कहां से आ गया। और उस दिन धर्मा खेत में ही रुककर इंतजार करता है कि शायद कोई आएगा इस ट्रैक्टर को लेने। इतने में भीमा की आत्मा उस ट्रैक्टर को चलाना शुरू करती है और खेत की जुताई करने लगती है। ये देखकर धर्मा हैरान हो गया। अरे लग रहा ट्रैक्टर के पास कोई आया है, जरूर उसके पिता सही कह रहे थे, उसके दादा की आत्मा है यहाँ पर। और वो जाके, प्रणाम दादाजी, पिताजी ने आपके बारे में कहा था, क्या आप ही हमारे खेत की जुताई कर रहे हैं? हाँ बेटा, मैं लोगों की सहायता करते हुए अपने ही परिवार को भूल गया था। आज तुम लोगों पे बहुत अन्याय हो चुका है और मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ। तब धर्मा अपने दादाजी को जानकर बहुत खुश होता है और उसके दादाजी की मेहनत और आशीर्वाद की बदौलत कर्मा की इस बार बहुत अच्छी फसल की पैदावार होती है। लेकिन गब्बर फिर से खेत की ओर आता है। अरे वाह बड़ाऊ, इस बार तो फसल और भी बढ़िया आया है, मुझे और पैसा चाहिए। जानते हो ना गैंग को मेंटेन करने में कितना खर्चा आता है, इस बार वसूली में 10,000 और बढ़ा रहा हूँ, फसल बेचने के बाद दे देने का। तभी अचानक से ट्रैक्टर से आवाज आती है, अरे नीच, कमीने, नालायक, पाजी किसी काम का नहीं है तू, केवल दूसरों के पैसे की वसूली करना जानता है। 1 रुपया भी तुझे मेहनत की कमाई का किसी का नहीं मिलेगा, दफा हो जा, जो करना है कर ले। तभी गब्बर, अरे सच में ट्रैक्टर बात कर सकता है क्या? अरे बड़ी अजीब बात है। अरे फिर से बात कर ट्रैक्टर भाई, फिर से बात कर। मैं केवल बात ही नहीं कर सकता, तुम्हें लात भी दे सकता हूँ। और ये कहकर ट्रैक्टर अचानक से ट्रांसफॉर्म होकर एक ट्रैक्टर मैन बन जाता है। वो देखकर गब्बर और उसके आदमी घबरा गए और डर के इधर उधर भागने लगते हैं। तब वो ट्रैक्टर मैन उनका पीछा करके एक एक को इधर से उधर फेंकता है। पूरा गांव हैरान हो गया था। पूरे गांव वालों के सामने ट्रैक्टर मैन गब्बर को और उनके साथियों को खूब पीटता है। कोई इधर गिरता है तो कोई उधर गिरता है, कोई छत के ऊपर जाके गिरता है। अरे वो ट्रैक्टर मैन, अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ भैया, अरे मैं ये धंधा छोड़ दूंगा, वसूली गया तेल लेने, अरे हम लोग इस गांव को छोड़ के चले जाएंगे भैया। ठीक है, तुरंत इधर से निकल जाओ। और वो लोग तुरंत ही उधर से भाग गए। तब धर्मा ने गांव वालों को ट्रैक्टर मैन यानी कि अपने दादाजी की याद दिलाई कि ये मेरे दादाजी हैं जो किसी न किसी रूप में सबकी मदद किया करते हैं। तब सब लोग उनको प्रणाम करते हैं।